हे हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रेणु कौशिक। तो कैसे हैं आप सब? आई होप गाइस आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो इस आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम बात करेंगे आज हमारे पार्ट 2 की, जिसमें हम बात करेंगे ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस की, कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जब हम करते हैं तो उसमें ऑफर और एक्सेप्टेंस का क्या रोल होता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटू सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम बात करते हैं, मैंने आपको बताया था जब भी हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उस कॉन्ट्रैक्ट की एक इक्वेशन होती है। वो क्या है? वो है आपका ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। तो वो क्या बन जाता है? आपका प्रॉमिस बनता है, ठीक है। और प्रॉमिस बनने के बाद प्रॉमिस में अगर हम ऐड कर देते हैं क्या, कंसीडरेशन, तो वो क्या बन जाता है आपका? वो आपका एग्रीमेंट बन जाता है। और जब इस एग्रीमेंट को हम एनफोर्स करा लेते हैं बाय लॉ, तो वो क्या बन जाता है? आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने की सबसे पहला स्टेप क्या है? किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने का सबसे पहला स्टेप आपका क्या है? ऑफर है, ठीक है। और उसका सेकंड स्टेप क्या है? आपका एक्सेप्टेंस। तो इनके बिना आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नहीं बन सकता, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या ऑफर सिर्फ और सिर्फ किसी काम को करने के लिए ही हो सकता है? मीन्स उसकी जो सहमति वो सिर्फ यस में होगी, या मैं बोलूँ कि ऑफर सिर्फ हाँ के लिए होता है? नहीं, ऑफर ना के लिए भी हो सकता है। मतलब कि एक पर्सन आपको ये बोल सकता है कि आप इस काम को ना कीजिएगा। मान लीजिए एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी, एक पर्सन है सी, ठीक है। ए ने बी को कहा कि अगर आप सी के साथ कांटेक्ट नहीं करते हैं तो मैं आपको 10,000 रुपीज़ दूंगा। मान लीजिए कोई भी कांटेक्ट अगर बी सी के साथ करना चाहता है तो ए कहता है कि अगर आपने कांटेक्ट नहीं किया तो मैं आपको 10,000 रुपीज़ दूंगा। तो यहाँ पर ना करने के लिए भी ऑफर हो सकता है, ठीक है। तो किसी भी काम को करने या ना करने की इच्छा को जाहिर करना क्या कहलाता है? आपका ऑफर कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर आप इसे देखिएगा कि स्लाइड में लिखा हुआ है विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका ऑफर कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि ऑफर कितने तरीके के होते हैं। तो ऑफर होते हैं मेनली आपका, एक होता है जनरल ऑफर, एक होता है स्पेसिफिक ऑफर, एक होता है क्रॉस ऑफर, एक होता है आपका काउंटर ऑफर, एक होता है स्टैंडिंग ऑफर। सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल ऑफर। जनरल ऑफर होता है जो पब्लिक एट लार्ज के लिए दिया जाता है, जो सभी के लिए दिया जाता है। जैसे मान लीजिए पर्सन है एक्स, इसका जो है वो डॉगी खो गया है, ठीक है। एक्स ने सभी को ऑफर दिया कि जो भी डॉगी लेकर के आएगा वो उसको 10,000 रुपीज़ जो है वो इनाम में देगा। तो ये जनरल ऑफर है, सभी के लिए है। स्पेसिफिक ऑफर, अब यहाँ पर इसने किसी डिफिनेट पर्सन को ही बोला है। मान लीजिए इसने वाई को बोला है कि आप जो है वो मेरा डॉगी जो है लेकर के आएंगे, तो ये क्या है? स्पेसिफिक ऑफर है। अब हो गया क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर का मतलब क्या है? एक्स ने वाई को और वाई ने एक्स को सेम ऑफर किया सेम अमाउंट के लिए। एक्स कहता है आप मेरी गाड़ी खरीदेंगे 10,000 में, वाई कहता है मैं तेरी गाड़ी खरीदना चाहता हूँ 10,000 में। सेम ऑफर कर रहे हैं लेकिन सेम अमाउंट के लिए कर रहे हैं। अब क्रॉस ऑफर की सबसे बड़ी कमी ये है कि ये कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाता। क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि दोनों ही जो है वो क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को ऑफर कर रहे हैं। यहाँ पर दोनों पार्टी क्या कर रही है? आइडेंटिकल ऑफर कर रही है एक दूसरे को। तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होना बहुत ज़रूरी है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बनने के लिए। तो इसलिए एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। नाउ हम बात करते हैं काउंटर ऑफर की। काउंटर ऑफर में क्या होता है? काउंटर ऑफर में होता है, मान लीजिए एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी, ठीक है। ए कहता है कि यार मैं अपनी गाड़ी बेचना चाहता हूँ, ठीक है। मैं अपनी गाड़ी बेचना चाहता हूँ तुझे, क्या तू 10 लाख में मेरी गाड़ी खरीदेगा? बी कहता है 10 लाख बहुत ज़्यादा है, अगर 8 लाख में देना है तो बता। तो काउंटर ऑफर कर दिया। मीन्स आपने ओरिजिनल जो ऑफर है ना उसको क्या कर दिया? उसको जो है आपने रिजेक्ट कर दिया। तो रिजेक्शन जहाँ पर आप कर देते हो किसी कॉन्ट्रैक्ट को और एक नया कॉन्ट्रैक्ट लेकर के आते हो, उसकी जो ओरिजिनल ऑफर है ना उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को आप चेंज कर देते हो। आप यहाँ पर ऑफर था 10 लाख का, आपने 8 लाख करके इसकी टर्म्स एंड कंडीशन को चेंज कर दिया। तो ये क्या है? काउंटर ऑफर है। आपने उसको उल्टा ऑफर दे दिया कि 8 लाख में देनी है तो बता। स्टैंडिंग और काउंटर ऑफर या ओपन ऑफर क्या होता है? वो ऑफर जो सभी के लिए होता है। ये जनरल ऑफर से थोड़ा सा अलग इसलिए होता है क्योंकि इसमें टाइम लिमिट होती है। कहने का मतलब है, मान लीजिए आपने किसी सेल को देखा, ठीक है, वो लगी हुई है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, 1 मंथ के लिए कोई सेल लगी हुई है। जैसे आपने अगर देखा हो तिब्बत मार्केट जो होती है वो हमारी कितने टाइम के लिए होती है? एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होती है, जो सिर्फ विंटर्स में आती है। तो वो क्या है? स्टैंडिंग और काउंटर या ओपन ऑफर हमारी जो है वो बोल सकते हैं। ना हम बात करते हैं किसकी? हम बात करते हैं कुछ लीगल रूल्स होते हैं किसी भी ऑफर के लिए। क्या है? सबसे पहला तो लीगल रिलेशनशिप होना बहुत ज़रूरी है किसी ऑफर में। सेकंड ये है कि वो वेग नहीं होना चाहिए, ठीक है, एम्बिगुअस नहीं, क्लियर होना चाहिए, एक प्रॉपर तरीके से होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है किसी भी ऑफर में। किसी भी ऑफर में अगर आपने कम्युनिकेट नहीं किया सामने वाले को, मान लीजिए ए ऑफर कर रहा है बी को पता ही नहीं है कि वो क्या ऑफर कर रहा है, कम्युनिकेट ही नहीं किया ऑफर को, तो वो ऑफर नहीं कहलाएगा। उसके बाद है मस्ट बी मेड विद द व्यू टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ ऑफरी। कहने का मतलब ये है कि जो भी ऑफर आप दे रहे हैं सामने वाले को, उसमें उसकी एक्सेप्टेंस का होना बहुत ज़रूरी है।
ठीक है। ऑफर कंडीशनल हो सकता है लेकिन एक्सेप्टेंस अनकंडीशनल होती है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑफर कंडीशनल हो सकता है, कंडीशन लगा सकते हो आप कि ये नहीं ये, बट आप एक्सेप्टेंस में ऑफर नहीं, एक्सेप्टेंस कंडीशन नहीं लगा सकते। ठीक है। बात करते हैं एक स्पेसिफिक में भी, स्पेसिफिक हो सकते हैं, जनरल हो सकते हैं। ऑफर आपके किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए हो सकते हैं या सभी के लिए हो सकते हैं। एक्सप्रेस हो सकते हैं, इम्प्लाइड हो सकते हैं। ठीक है। ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम इन्विटेशन टू ऑफर। क्या कह रहा है यहाँ पे? कह रहा है कि इन्विटेशन टू ऑफर से अलग है। क्यों अलग है? आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले इनविटेशन टू ऑफर आता है, उसके बाद आपका ऑफर आता है। याद रखिएगा, इनविटेशन टू ऑफर पहले आता है, ऑफर बाद में आता है। अब इनविटेशन टू ऑफर का मतलब क्या है? हम सभी ने अपनी लाइफ में ये देखा है कि बहुत सारी जगह ऐसा लगा होता है, सेल लगी हुई थी, 499, 299, 599, ऐसे टैग लगे हुए होते हैं कि ये चीज़ें जो है इतने में हैं। ठीक है। आप क्या गए, आपने देखा भाई 499 में जो है वो बहुत अच्छी कोई चीज़ मिल रही है। ठीक है। आप चले गए उस शॉप पे, लेकिन आपने शॉपकीपर से पूछा कि क्या ये जो है वो इतने की है, कि मैं जो, आपने बहुत सारी चीज़ें वो ले ली। आपने कहा कि यार मैं ये चीज़ें ले जाऊँ क्योंकि आपने 499 का टैग लगाया हुआ है, लेकिन शॉपकीपर ने कहा कि नहीं, ये चीज़ें 499 की नहीं है, ये तो 799 की है। आप गए देखकर 499 को, लेकिन उसने दाम कितना बता दिया? 799। तो ये क्या है? एक तरीके से इनविटेशन टू ऑफर है। ये उसने किया क्यों? 499 का, ताकि आपको इनवाइट कर सके। अब इसका एक एग्जांपल मेरे साथ हुआ था कि एक शॉप थी, उसके अंदर जूतियाँ जो है वो बेची जा रही थी। उसने टैग लगाया हुआ था 299 में सारी जूतियाँ हैं। ठीक है। मैं 299 का टैग देख के शॉप में चली गई, लेकिन वहाँ पर अगर जाके मुझे पता चला कि वो कितने की हैं, वो आपकी 899 की जो है वो 800 की उसने टोटल बोली थी कि 800 जो है वो इसका दाम है। मैं गई क्या देख करके? 299। वहाँ पर बहुत सारे लोग 299 लेकर चले गए। तो ये क्या है? इनविटेशन टू ऑफर है, जहाँ पर जो शॉपकीपर है वो क्या करना चाहता है? वो नेगोशिएट करना चाहता है आपके साथ। वो आपका क्या कहलाता है? इनविटेशन टू ऑफर कहलाता है। तो याद रखिएगा, ऑफ़र का मतलब क्या होता है? ऑफ़र का मतलब होता है कि आपको एक तरीके से सिर्फ आपने किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना है, इसलिए आप वहाँ पर जा रहे हैं। लेकिन इनविटेशन टू ऑफ़र का मतलब क्या है? कि जहाँ पर नेगोशिएशन हो रहा है, तो इसलिए ऑफ़र बाद में आता है और इनविटेशन टू ऑफ़र पहले आता है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनविटेशन टू ऑफ़र होता क्या है? जैसे मतलब एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी एडवर्टीजमेंट लगा दिया किसी प्रोडक्ट और सर्विसेज का। जैसे हम देखते हैं बड़ी बड़ी कार स्टार्ट हो रही हैं 10,000 से, जाके देखा वो 1 लाख तक पहुँच रही हैं उनके प्राइस। आपको बुलाया किस लिए? देखा आपने 10,000, आप शॉप में घुस गए। तो एडवर्टीजमेंट इसका सबसे बड़ा रोल है। डिस्प्ले, कोई भी डिस्प्ले लगा हुआ है, 299 का डिस्प्ले था, वो चीज़ बेच रहा है 800 में, डिस्प्ले कितने का है? 299 का। इसका मेन मोटिव क्या था? आपको इनवाइट करना। कोई भी प्राइस लिस्ट लगी हुई है, कोई भी ऑक्शन नोटिस लगे हुए हैं। कंपनी में देखा होगा आपने, कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है। उस प्रोस्पेक्टस के अंदर आपके जो शेयर्स उनके प्राइस लिखे हुए होते हैं। ठीक है। प्रोस्पेक्टस किस लिए इशू करती है? प्रोस्पेक्टस क्या है? एक इनविटेशन है पब्लिक को बुलाने के लिए। बाकी कंपनी कैसी है, क्या है, क्या नहीं है, वो इस चीज़ में नहीं लिखा होता, लेकिन ये क्या है? ये एक तरीके से आपको इन्वाइट करने के लिए सारी चीज़ें जो है वो की जाती हैं। तो ये इन्विटेशन टू ऑफर और ऑफर में डिफरेंस होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सेप्टेंस की। देखिए, जिस तरह से ऑफर हाँ या ना में हो सकता है, येस और नो में हो सकता है, सेम एक्सेप्टेंस भी आपकी येस और नो में हो सकती है। एक्सेप्टेंस ये नहीं है कि आपने, एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है? एक्सेप्टेंस का मतलब है जो सहमति आप दे रहे हो वो किसी काम को करने की भी हो सकती है। आप उसको, ऑफर को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है। तो हिज असेंट टू द प्रपोजल टू डू और नॉट टू डू समथिंग, एक्सेप्टेंस दोनों होती है। बट द इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लीगल रूल क्या है एक्सेप्टेंस के? सबसे एक्सेप्टेंस के लीगल रूल है, सबसे पहले तो एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होती है एक्सेप्टेंस। मैंने आपको भी बताया था, ऑफर में कंडीशन हो सकती है कि यार तो अगर ये करता है तो मैं तेरे को इतने पैसे दूंगा। आपने कंडीशन लगा दी, आपने अगर इसके साथ किसी तरह का कोई भी ऑफर करना है तो मैं तेरे को इतने पैसे दूंगा। आप कंडीशन लगा रहे हो, आप इतने में नहीं, मैं 10 लाख की कोई चीज़ दे रही हूँ, आप 8 लाख में खरीदने के लिए तैयार हैं। कंडीशन आपने भी ठोक दी अपनी। ठीक है। ये क्या है? ये एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड। लेकिन ऑफर जो है वो आपका कंडीशनल हो सकता है, लेकिन एक्सेप्टेंस आपकी अनकंडीशनल होती है। आप कोई भी कंडीशन नहीं लगा सकते। जिस जिस फॉर्म में आपको ऑफर मिला है, आपको उसी में उसको एक्सेप्ट करना होगा। ऑफर कम्युनिकेटेड टू ऑफरर, आपने जो एक्सेप्टेंस अपनी दी है वो ऑफरर को बतानी है कि हाँ, मैंने आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है। वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, उसका कोई भी मोड हो सकता है। ठीक है। जिस मोड में आपने
इन द मोड ऑफ प्रिस्क्राइब, जिस मोड में आपको ऑफर दिया है उसी मोड में आप एक्सेप्ट करेंगे। जैसे पोस्ट मोड में है तो आप पोस्ट मोड में ही अपनी एक्सेप्टेंस भेजेंगे। टाइम लिमिट में होता है, एक प्रॉपर टाइम लिमिट होता है। ऑफर दिया 10 साल पहले, एक्सेप्ट कर रहे हैं आज आप, तो वो ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। एक टाइम लिमिट होती है एक्सेप्टेंस की। मेरा साइलेंट एक्सेप्टेंस नहीं है, एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस होती है और इम्प्लाइड भी होती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको देखना। देखिए, जब आप कम्युनिकेशन करते हो किसी ऑफर को तो वो कंप्लीट कब माना जाता है? वो कंप्लीट माना जाता है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए एक पर्सन, इसको मैं एग्जांपल समझाती हूँ। एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी, ठीक है। ए ने बाय पोस्ट, ठीक है, बी को क्या किया? बी को ऑफर किया, ठीक है। अब बी ने वो ऑफर देखा कब? 10 जैन को, ठीक है। ऑफर पोस्ट किया था 10 जन को। ए ने 10 जन को ऑफर किया बी को, ठीक है। बी ने उसे देखा कब? बी ने देखा उसे 14 जन को। ध्यान से समझिएगा, ए ने भेजा 10 जनवरी को, बी ने देखा उसे 14 जन को, ठीक है। अब लेकिन बी ने उसे रीड कब किया? रीड किया उसे 15 जन को। बी ने देख लिया 14 जनवरी को पोस्ट आ गई है, लेकिन उसने रीड कब किया? तो वो नॉलेज में कब आया? बी के 15 जनवरी को। तो ऑफर कब 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 कंप्लीट माना जाएगा? जब उसने एक नॉलेज कर लिया है बंदे ने, सामने वाले ने। तो बी ने जब 15 जनवरी को इसको नॉलेज में ले लिया है तो वो ऑफर जो वो कंप्लीट मान लिया जाएगा। बट इन केस ऑफ एक्सेप्टेंस के केस में आपको ध्यान रखना है कि प्रपोजर के अगेंस्ट में और एक्सेप्टर के अगेंस्ट में 2 केसेस होते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट केस हैं। सबसे पहले तो मैं ये हटा देती हूँ यहाँ से, ताकि आपको आसानी हो, ठीक है, समझने में कि क्या कह रहा है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? हम बात करते हैं आपके, देखिए अब इसको ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी। मैं ये वाला टॉप पॉइंट समझा रही हूँ, ये कंप्लीट हो चुका है पहले वाला। बात करते हैं, ठीक है। ए ने बी को भेजा, ठीक है, कब? 10 जन को। बी ने उसको देखा कब? बी ने उसको जो है वो देखा कब? देखा उसको 15 जन को। अब बी की बारी है उसको एक्सेप्ट करने की। अब बी ने अपनी एक्सेप्टेंस भेज दी 16 जनवरी को। किसको? ए को। कब भेज दी? 16 जनवरी को बाय पोस्ट भेज दी, ठीक है। लेकिन ए ने उसे देखा कब? ए ने उसे देखा 20 जनवरी को। ए ने उसे देखा कब? एक्सेप्टेंस की बात हो रही है। बी ने एक्सेप्टेंस भेज दी 16 जनवरी को। ए ने उसे देखा 20 जनवरी को, ठीक है। ए ने उसे कब देख लिया? 20 जनवरी को। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि बी ने उसे भेज, बी के अकॉर्डिंग एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हो गई? 16 जनवरी को ही। क्यों? क्योंकि उसने भेज दी अपनी तरफ से, ठीक है। और ए के अकॉर्डिंग एक्सेप्टेंस कब मानी जाएगी? 20 जनवरी को, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्रपोजर के अगेंस्ट ए क्या है? ए ने जो है, बी ने अपनी एक्सेप्टेंस को भेजी 16 जनवरी को। तो जब कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन बी की तरफ से हो गया, प्रपोजर की तरफ से जब ट्रांसमिशन हो गया, तब ये कंप्लीट मानी जाएगी। और ए ने जब ए के पास ये पहुंच गई है 20 जनवरी को, तो ये ए के एक्सेप्टर जो है, ए ने एक्सेप्ट कर ली ना उसकी प्रपोजल को, तो जब उसकी नॉलेज में आ गया तब वो एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सेप्टेंस के केस में बी ने 16 जनवरी को अपनी एक्सेप्टेंस भेजी बाय पोस्ट टू ए के नॉलेज में आई 20 जनवरी को, ठीक है। ए के नॉलेज में कब आई? 20 जनवरी को। तो बी के अकॉर्डिंग एक्सेप्टेंस कब हो गई? बी के अकॉर्डिंग तो एक्सेप्टेंस हो गई 16 जनवरी को, और ए के अकॉर्डिंग एक्सेप्टेंस हो गई 20 जनवरी को, ठीक है। तो प्रपोजर के अकॉर्डिंग व्हेन पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, और एक्सेप्टर के अकॉर्डिंग व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज और रीच ऑफ द प्रपोजर, ठीक है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था कि जब एक वैलिड ऑफर जो है वो कब माना जाता है? एक वैलिड ऑफर तब माना जाता है, या एक्सेप्टेंस वैलिड कब मानी जाती है? जब वो प्रॉपरली वो स्टैम्प्ड हो, प्रॉपरली उस पर स्टैम्प लगी हो, ठीक है, प्रॉपर एड्रेस हो, ठीक है, उस पोस्ट पर, और वो ड्यूली पोस्टेड हो, 2 टाइम वो क्या है? पोस्टेड हो। तो ये था आज का टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और ये स्लाइड तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये केस बन के आ सकता है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। सो थैंक यू सो मच गाइज, ये था आज का हमारा टॉपिक। बहुत बहुत शुक्रिया।